हेलो फ्रेंड। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन को। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हमने टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो में, और हमने लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड भी सॉल्व हमने किया था। अब हम सॉल्व करने वाले यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे, और आगे के जो क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 4 बार पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को जरूर से आप सॉल्व करके जाएंगे। अगर इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर ट्रिक फार्मेसी, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस सेल विथ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन इट ऑर्गेनेल्स इन डिटेल। तो हमें यहाँ पे एक सेल का अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें सभी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब सेल के अंदर जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, सभी का मतलब नेमिंग करके यहाँ पे एक आपको अच्छा सा डायग्राम बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है एक डायग्राम, आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं। मैंने एक बना दिया है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो इन जो हमारे सारे हमारे जो ऑर्गेनेल्स हैं इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे भी बता देते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल देंगे। जैसे आप जाते हैं मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी खरीदने जाते हैं तो मार्केट में जो सब्जी वाला रहता है वो क्या करता है, जैसे आलू और गोभी, मटर, ठीक है, मिर्चा, ये सब क्या करता है आपको एक पॉलीथीन में देता है। तो वैसे ही हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स जैसे हमारे हो गए ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं कि इस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके अंदर रहते हैं। जैसे हमारे पॉलीथीन के अंदर हमारी सारी सब्जियां रहती है उसी तरह सेम ऐसे रहते हैं। तो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है और उसको कवर करके रखता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि जिस सब्सटेंस को चाहेगा अंदर लेगा और जिस सब्सटेंस को चाहेगा वह बाहर करेगा। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह हमारी बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 55% प्रोटीन होती है और लिपिड होती है 40% और हमारे कार्बोहाइड्रेट 5% होते हैं और कुछ अमाउंट में हमारे जो कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह हमारी फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। तो आपको यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ, ठीक है। बस इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है, आपको पूरी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ये हमारी लिपिड है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर हो गई। ये हमारी फास्फोलिपिड की बाई लेयर हो गई, ठीक है। बाई लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 लेयर है, एक ऊपर की लेयर, एक यहाँ पे नीचे की लेयर होती है और इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। पूरे हमारे जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसी को पूरा जूम आउट करके अगर हम एक की बात करते हैं, ठीक है, एक की बात करते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड पार्ट बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल पार्ट बोलते हैं। जो हमारा हेड पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, सॉरी हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। और हमारा जो टेल वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं लिपोफिलिक बोलते हैं, लिपोफिलिक पार्ट बोलते हैं। जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है इसको हम बोल सकते हैं पोलर पार्ट भी बोलते हैं, पोलर पार्ट भी बोलते हैं। जो हमारा लिपोफिलिक पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं, नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं। तो मैंने बताया कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये पूरा स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। अगर हम एक की बात करते हैं, इसमें जो एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है इसको थोड़ा हमने जूम करके थोड़ा बड़ा करके देखा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक टकला दिखाई देता है, टकले पे 2 चुरकी दिखाई देती है। तो ये टकले वाले पार्ट को हम बोलते हैं हेड पार्ट बोलते हैं। ये चुरकी मतलब टेल आपको पता चल गया, ठीक है। हेड को हम हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोलते हैं और टेल को लिपोफिलिक पार्ट बोलते हैं। जो हमारा हाइड्रोफिलिक
पार्ट होता है इसको हम पोलर पार्ट भी बोलते हैं, और हमारा जो लिपोफिलिक पार्ट होता है इसको नॉन पोलर पार्ट बोलते हैं। जो हाइड्रोफिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है, लिपोफिलिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको जान लेते हैं क्या होता है। 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो हाइड्रो प्लस फिलिक, 2 वर्ड से मिलकर बना हमारा हाइड्रोफिलिक वर्ड। तो हाइड्रो का मतलब जहां पे भी हाइड्रो वर्ड आए उसका मतलब होता है फ्रेंड वाटर, उसका मतलब होता है वाटर। फिलिक का मतलब होता है लव, जो वाटर से क्या करे, प्यार करे, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, या बोल सकते हैं जो वाटर को अपने अंदर डिजॉल्व कर ले उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है लिपोफिलिक। तो यहाँ पे लिपो का मतलब होता है लिपिड और फिलिक का मतलब होता है लव, मतलब कि जो लिपिड से प्यार करे उसको बोलते हैं लिपोफिलिक, या बोल सकते हो जो लिपिड को अपने अंदर डिजॉल्व कर ले उसको हम बोलते हैं लिपोफिलिक बोलते हैं। जो हमारा लिपोफिलिक पार्ट होता है इसको हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। अब हाइड्रोफोबिक वर्ड का क्या मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मैंने पहले ही बताया, और फोबिक का मतलब होता है हेट करना, ठीक है, हेट करना। जो वाटर से दूर भागे उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। तो मैंने बता दिया, जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ से देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर इस तरीके का बना होता है, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से पाया जाता है, और ये हमारी फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और प्रोटीन चैनल्स होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि किससे किससे बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसका फंक्शन क्या, आखिर इसका काम क्या है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम मैंने बताया कि जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो पॉलीथीन क्या करती है कि जो सब्जी आप लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, मतलब उसको गिरने से बचाती है। तो वैसे सेम हमारे सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं कि हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा में रखते हैं। और दूसरा कि जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सेल का शेप प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेल का शेप। अगर मान लीजिए कि हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही नहीं तो क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियस कहीं अलग रहता, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहीं अलग तैर रहा होता है, हमारे साइटोप्लाज्म में सब चीज़ें बिखर जाती। लेकिन हमारा हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या कर रहा है कि एक सेल का आकार देने का काम कर रहा है। आगे बात करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है कि जिस भी सब्सटेंस को अंदर लाना रहेगा ये क्या करेगा, अपने अंदर लाएगा, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होगा उसको बाहर करेगा, मतलब इसका जिस चीज़ की इसको आवश्यकता रहेगी उसको अंदर लेगा, और जिस चीज़ को इसको बाहर निकालना रहेगा उसको बाहर निकालेगा। तो ये क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म। अब मैंने बताया था कि आप मार्केट से सब्जी लाएं, अब उस सब्जी का तो सब्जी बनाएंगे ही ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्जी बनाएंगे तो उसको काटेंगे, काटने के बाद क्या करते हैं उसमें पानी डाल के सब्जी बनाते हैं। तो सेम साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे सब्जी में आलू गोभी मटर तैरती रहती है, सेम वैसे होता है। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है यह हमारे जो सेल होता है इसके अंदर एक फ्लूइड जैसा होता है, एक पानी जैसा होता है। और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है यह हमारा 80% वाटर से मिलके बना होता है। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में जो मैंने इस तरीके से दिखाया है, ये हमारा साइटोप्लाज्म एक पानी जैसा, एक फ्लूइड जैसा दिख रहा है आपको, तो यही हमारा साइटोप्लाज्म है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर मैंने अभी बताया, इसके अंदर हमारे सभी ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, फ्लोट मतलब तैरते रहते हैं। तो हमारे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर देख लीजिए न्यूक्लियस भी तैर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी तैर रहा है, हमारे लाइसोसोम्स भी तैर रहे हैं, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भी, सभी ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं इसके अंदर तैरते रहते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। तो 2 मार्क्स में पूछ सकता है ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सबसे बड़ा होता है, तो आप लिखेंगे ऑप्शन में तुरंत न्यूक्लियस लिखेंगे। और न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसको डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस क्या होता है कि यह हमारे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। और क्या करता है कि इसको हम दूसरे तरीके से, मतलब इसको आल्सो नोन एज बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं अब जान लेते हैं, क्योंकि ये सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल कैसे करेगा कि न्यूक्लियस सभी को ऑर्डर देता है, कहता है कि न्यूक्लियस सभी से बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया तुमको एटीपी बनाना है तो बनाना है, तुम्हें बनाना पड़ेगा। लाइसोसोम्स को कहेगा लाइसोसोम्स तुम्हें क्या करना कि जितने डेड सेल हैं या जितने भी बाहर के हमारे
बाहर के अनवांटेड चीज़ें हैं उसको तुम्हें मारनी है तो मारनी है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स तुम्हें क्या करना, प्रोटीन को दूसरे के पास पहुंचाना, तुम्हें प्रोटीन को स्टोर करना है। तो सभी को क्या करता है, एक काम देता है, ठीक है, कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें कंट्रोल करने का ये न्यूक्लियस क्या करता है, सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ये हमारा डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। तो अभी आपको स्ट्रक्चर इसका मैं बना के आपको पूरा क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं। तो इस तरीके के हमारे डबल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसमें दो लेयर होती है। एक इसको बोलते हैं आउटर लेयर बोलते हैं, आउटर लेयर हमारी हो गई। इसके बाद हमारी होता है इनर लेयर बोलते हैं, इसको इनर लेयर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कहीं से धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस का प्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस में जो भी फ्लूइड पाया जाएगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पे देख रहे हैं एक ऐसे दिख रहा है, एक मतलब छेद जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पोर बोलते हैं, न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस का छेद बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको यहाँ पे आगे भी बता देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये डबल लेयर होती है, इसमें पाई जाती है। मैंने बताया कि एक हमारी आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, तो दो लेयर हो गई। और जो हमारी ये लेयर होती है यह भी हमारे फास्फोलिपिड की और प्रोटीन की बनी होती, तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है यह हमारे न्यूक्लियर इवलोप से बना होता है। न्यूक्लियर इवलोप उसको बोलते हैं जो हमारा ये जो हमारी इनर आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है इनके बीच जो गैप आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर इवलोप बोलते हैं। और हमारा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, मैंने बताया कि इसमें जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जो धागे जैसा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन होता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर मैंने इसमें नहीं बनाया है तो यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा इस तरीके का एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, और बात करते हैं इसमें क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स कब होता है कि जब हमारे क्रोमैटिन क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे क्रोमैटिन इस तरीके से है, अब क्या करेगा, इसको कंडेंस एक हमारा प्रोटीन करता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगा, इसी क्रोमैटिन को कंडेंस करके इस स्ट्रक्चर में बना देता है। इस स्ट्रक्चर में जब बना देगा तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम इसमें ये हमने स्ट्रक्चर बता दिया। आगे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, इसको भी डायग्राम को भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बीच मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो आपको गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इवलोप बोलते हैं। और इसमें धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं। और इसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें एक छेद ऐसे दिख रहा है जिसके थ्रू हमारे जो क्रोमोसोम्स बाहर निकलते हैं, या जिस मटेरियल को अंदर जाना रहता जाता है और जिस मटेरियल को यहाँ से निकलना रहता है निकलता है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस का छेद बोलते हैं। और इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। 2 मार्क्स में पूछा जाता है न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ये हमारा 10 मार्क्स में 4 बार पूछा गया है। ठीक है, यह 10 मार्क्स में एकदम फिक्स आना। तो यहाँ पे आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपके 10 मार्क्स के सॉल्व होंगे ही। ठीक है, तो इसमें पहला फंक्शन यही है कि ये क्या करता है कि जितने भी सेल हैं, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटी जितनी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मैंने बताया कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सभी को ऑर्डर देता रहता है कि भैया तुम्हें प्रोटीन बनाना है, राइबोसोम तुम्हें प्रोटीन बनाना, तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से बोलेगा तुम्हें क्या करना कि एटीपी बनानी है तो बनानी है, तो ये ऑर्डर देने का काम करता है। और दूसरा है इसका काम है कि जेनेटिक मटेरियल जो मैंने बताया यहाँ पे जो हमारे राइबोसोम होते हैं, सॉरी जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर हमारे क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करता है। और ये क्या करता है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का भी काम करता है और इसके साथ साथ सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ठीक है, अभी आपको
आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगले लेक्चर में मैं सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करूं। तो सेल डिवीजन क्या होती है अगले वाले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि वह भी 10 मार्क्स में एक बार पूछा गया और 7 मार्क्स में 2 बार पूछा गया है। तो अब आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में। तो गोल्जी बॉडीज हमारे इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए मैंने बना दिया है। तो इस तरीके की गोल्जी बॉडीज हमारी पाई जाती है। तो हमारी जो गोल्जी बॉडी होती है यह हमारा न्यूक्लियस के आसपास ही पाया जाता है। तो देख लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ही हमारा जो होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है। जो हमारा गोल्जी बॉडीज होती है इसमें 4 से 6 एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 4 से 6 मैंने यहाँ पे 4 बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो हमारा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें 4 से 6 बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने बोलते हैं। तो इन सभी को सिस्टर्ने बोलते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको सिस्टर्ने बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन बना है ER, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो अभी आपको आगे बताएंगे। मान लेते हैं कि हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हमारे ऐसे जुड़े रहते हैं, ऐसे यहाँ पे बना देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए बोल रहे हैं। तो राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अब प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन क्या होगा कि एक दूसरे सेल के पास जाना है, तो ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस प्रोटीन को क्या करता है? स्टोर करने का हमारा काम करता है। तो वही चीज़ें लिखी गई कि हमारा जो गोल्जी बॉडीज होती है यह क्या करता है, जो ER से प्रोटीन बना है वो कहाँ जाता है? हमारे जो गोल्जी बॉडीज होती है वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सिस्टर्ने दिख रहा है यहाँ पे आगे प्रोटीन क्या होती है? स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद यहाँ पे मॉडिफाइड भी होती है और यहाँ से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे सेल के पास होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जो हमारा गोल्जी बॉडीज होता है इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो बैग लाइक स्ट्रक्चर 4 से 6 स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं उसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। यहाँ पे वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स के फॉर्म में प्रोटीन क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ल्यूमन बोलते हैं। ल्यूमन उसको बोलते हैं जैसे खाली जगह है, मतलब जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके बीच का जो खाली जगह इसको बोलते हैं हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं हमारा जो दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने अभी देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे न्यूक्लियस से अटैच होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये देख सकते हैं एक जाल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। ठीक है, चिकना जो रहेगा, मान लीजिए ये देखिए ये चिकना दिख रहा है, लेकिन ये देख लीजिए खुरदुरा दिख रहा है। ठीक है, खुरदुरा जो रहेगा मतलब जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसपे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बोल दिया मैंने कि जिसपे मतलब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेंगे इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलेंगे जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। तो जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेंगे वो क्या करेंगे? लिपिड को बनाने का काम करते हैं, स्टेरॉइड को बनाने का काम करते हैं, हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करते हैं। लेकिन जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हमारा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो जिसपे हमारा राइबोसोम, ये राइबोसोम है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं राइबोसोम। जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। मैंने अभी बताया कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, और इस जो प्रोटीन बना उसको फोल्डिंग करने का भी काम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और हमारा ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है। तीसरा काम है कैल्शियम को स्टोर करता है। ठीक है, चौथा हमारा जो काम है इसका कि जो एंजाइम सिंथेसाइज इन लीवर सेल, जो लीवर सेल होती है उसमें एंजाइम को बनाने का भी काम करते हैं, हार्मोन्स को भी बनाने का काम करते हैं। हार्मोन्स में जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, वो क्या करती है? हार्मोन्स को बनाती है। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता है, मतलब जो प्रोटीन होती है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे, जो अभी मैंने पीछे अभी बताया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास।
ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया तो आप जानते हैं महा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यह भी हमारी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होती है, मतलब इसमें भी हमारी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे बना के देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी डबल लेयर होती है, एक हमारी होती है आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, ये वाली होती है इनर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। और इसमें ऐसे अंगुली जैसी मुड़ी हुई संरचना दिखती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। और इसमें भी जेल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैंने बोला कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह भी हमारी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि इसमें दो लेयर होती है, एक हमारी आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर होती है। जो हमारे डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वह 0.5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने, इसको डिस्कवर किया था 1857 में इसको डिस्कवर किया था। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपने इसको सुना ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यह 2 मार्क्स में पूछा गया है। अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप वहाँ पे देखे होंगे यह क्वेश्चन पूछा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो आप आंसर में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अब यह भी पूछ सकता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी बनाने का काम करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और एटीपी कैसे बनता है, जब हमारा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है तब हमारा एटीपी बनता है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एटीपी बनता कैसे है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है। मान लीजिए कि आपने खाई रोटी, अब रोटी से मिलता है आपको क्या मिलता है कि ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अब इस ग्लूकोज ये क्या करता है कि आगे चल के टूट जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट में टूट जाता है। एक ग्लूकोज हमारा जो होता है 6 कार्बन से मिलके बना होता है। जब यह टूटता है तो यह हमारे 2 पायरुवेट में टूटता है। 2 पायरुवेट में इसलिए टूट रहा है क्योंकि एक पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन से मिलके बना होता है। तो यह हमारा पायरुवेट में टूट गया। अब ये हमारा पायरुवेट पहुंचता है ठुमकते नाचते, हमारा जो होता है इस लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का दिखता है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एक चलती है साइकिल जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जिसको TCA साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, ठीक है। तो यह हमारा पायरुवेट पहुंचा TCA के पास या क्रेब्स साइकिल के पास पहुंचा। अब क्रेब्स साइकिल इससे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ें बनती है, एक हमारा बनता है FADH बनता है, एक बनता है हमारा NADH बनता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे FADH और NADH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो होता है एक हमारा पाया जाता है ETC पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पाया जाता है। तो हमारे जो FADH रहेंगे और NADH रहेंगे ये पहुँचेंगे हमारे ETC के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के पास पहुंचेंगे। अब ये क्या करता है, यहाँ से ढेर सारी ATP बनाने का काम करता है। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यहाँ से ATP इस तरीके से बनाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको मैंने बता ही दिया है, तो स्ट्रक्चर यहाँ से देख के बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन यही है कि ये क्या करता है कि ATP का प्रोडक्शन करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा कि कैल्शियम को बैलेंस करने का काम करता है। तीसरा इसका जो काम है कि ये स्टेरॉइड जो होते हैं हमारे, इसको भी सिंथेसाइज करने का काम करता है। और हमारे जो न्यू सेल्स हैं उसको प्रमोट और उसके ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और उसके मल्टीप्लाइकेशन में मतलब सेल डिवीजन में भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। और क्या करता है, इम्यूनिटी को रेगुलेट भी करने का काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। बहुत ही खतरनाक सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। ये जो हमारा लाइसोसोम्स होता है इसका सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद ही अपने सेल को ही मार लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं यह भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंडेड जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं।
इसमें एक तरीके की एंजाइम होती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिस सेल के ऊपर गिर जाती है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये बाहर की सेल को अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती तो अपने ही सेल को मार लेती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैकअप द सेल बोलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी फॉरेन मान लेते हैं, कोई भी फॉरेन जैसे बैक्टीरिया आई, यहाँ पे आपको लिख के समझा देते हैं। मान लेते हैं कोई भी हमारे एंटीजन है, मान लेते हैं एंटीजन में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इस सेल के ऊपर जैसे आएगा तुरंत हमारा जो लाइसोसोम्स अपना आँख खोल देगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, इससे तुरंत लड़के इसको खत्म कर देगा। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बचपन में मार खाया होगा तो आपके हाथ में ऐसे कजरी जमी होगी, ठीक है, काला पड़ गया होगा। ठीक है, तो काला पड़ जाता है लेकिन कुछ टाइम बाद वह फिर जैसे था वैसे हो जाता है। आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया, ठीक है, मैं आपका इसका आंसर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि सभी सेल यहाँ की डेड हो गई तभी इसलिए काला हो गया था। ठीक है, तो यहाँ की बगल की जो सेल थी, बगल की यहाँ की सेल मान लेते हैं, यहाँ के इसके लाइसोसोम्स क्या करेंगे, तुरंत यहाँ से ताका झांकी स्टार्ट कर देंगे कि आखिर यहाँ पे कालापन क्यों आ गया। ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ से ताका झांकी स्टार्ट करके यहाँ से हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करेंगे और इस वाले जो काले वाले सेल था इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, मतलब इसको खा जाएंगे। जब इसको खा जाएंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा फिर जैसे था फिर वैसे नेचुरल स्टेज में आ जाएगा। तो लाइसोसोम का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा एक मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स भी हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो आप आंसर में लिखेंगे राइबोसोम्स को बोलेंगे। हमारा राइबोसोम्स ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली। ठीक है, और जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं इसमें 65% आरएनए होते हैं। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में इसको भी बताएंगे। तो हमारा जो 65% में जो हमारा आरएनए होता है यही हमारा होता है और 35% इसमें होती है प्रोटीन होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइबोसोम्स होता है यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है एमिनो एसिड से। ठीक है, तो हमारा जो राइबोसोम्स होता है, मान लेते हैं ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 यूनिट होती है। एक हमारी होती है स्मॉल यूनिट होती है, एक होती है हमारी लार्ज यूनिट होती है, लार्ज यूनिट होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। तो ये एमिनो एसिड क्या करते हैं, एमिनो एसिड से हमारा बनता है क्या, प्रोटीन बनता है। तो हम अगर प्रोटीन को कोई डिफिनेशन पूछे तो आप डिफिनेशन में लिखेंगे लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोटीन का भी डिफिनेशन देख सकते हैं। तो हमारा जो राइबोसोम्स होता है ये 2 तरीके का होता है, एक 70S होता है, S का मतलब होता है स्वेड बोलते हैं, एक 80S का होता है। जो 70S होता है ये हमारे प्रोकैरियोट्स जो सेल होते हैं उसमें पाए जाते हैं और हमारे जो 80S राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। जो हमारे 70S राइबोसोम्स होते हैं इसमें भी 2 यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है, एक हमारी लार्ज यूनिट होती है। जो हमारी स्मॉल यूनिट होती है वह 30S की होती है और हमारी जो लार्ज यूनिट होती है वह 50S की होती है। अब आप माइंड में मत रखिएगा 50 और 30 को ऐड करेंगे सर 80 आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल जो यूनिट 30S की होती है, लार्ज यूनिट हमारी 50S की होती है। और जो हमारे 80S राइबोसोम में है यह इसमें स्मॉल यूनिट जो होती है 40S की होती है और हमारी जो लार्ज यूनिट होती है वह 60S की होती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसका एक ही काम है कि यह प्रोटीन को बनाने का काम करता है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, यह भी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया तो मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया है। तो इसमें पूछा गया एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल। तो हमारे जो फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं इसमें 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होते हैं, उसी को एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं फीडबैक सिस्टम होता क्या है। मान लेते हैं कि आपने कभी सोचा कि आपको बुखार होने के बाद आपका बुखार उतर क्यों जाता है, आपकी बीपी बढ़ने के बाद आपकी बीपी कम कैसे हो जाती है। तो ये सब कमाल है फीडबैक सिस्टम का। मान लेते हैं कि आपके अंदर क्या होता कि अचानक से आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब कि आपकी स्किन जो होती है हीट हो
जाती है। हीट हो जाएगी, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यह हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है, ठीक है। इसको यह मैसेज भेजता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के पास भेजता है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के पास जैसे ही मैसेज जाएगा, ये क्या करेगा कि जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करा देगी, मतलब उसको जगा देती है स्वेट ग्लैंड को। जब स्वेट ग्लैंड जाग जाएगी तो ये क्या करेगी कि स्वेटिंग करने लगती है, मतलब पसीने को निकालने लगती है। जब पसीना निकलने लगता है तो क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर था वो जैसे पहले नॉर्मल था, ठीक है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी का जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसी टेम्परेचर में ला देता है। तो आई होप आपको समझ में कुछ आइडिया लगा होगा कि मैंने बोला कि अगर आपका मान लीजिए अचानक क्या होता कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अचानक मान लेते हैं जैसे आप कोयले की भट्टी में काम कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप जैसे बाहर आते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, मतलब कि एक अब नॉर्मल से नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो वह हमारा सब कमाल है हमारे फीडबैक सिस्टम का, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब कि अगर इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, तो हमारा फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उसको पहले वाले स्टेज में, मतलब एक कांस्टेंट स्टेज में लाने का काम करता है। उसी को बोलते हैं फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको एक एग्जांपल और बता देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी जो ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस क्या करती है, हाइपोथैलेमस हमारा सिक्रिएट करती है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रिएट किया। अब ये मैसेज भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे ही भेजेगा तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स निकालती है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। अब हमारा जो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये क्या करता है, ये मैसेज भेजेगा हमारे थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्लैंड के पास मैसेज भेजेगा। अब हमारी थायराइड ग्लैंड क्या करती है, दो तरीके के हार्मोन्स निकालती है जिसको हम बोलते हैं T3 हार्मोन्स बोलते हैं और T4 हार्मोन्स बोलते हैं। T3 का मतलब होता है ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, और हमारा T4 जो होता है जिसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये हमारा एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। मान लेते हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म का मतलब कि अगर हमारे अंदर जो थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स हमारे T3 और T4 हैं, अगर ये हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं तो हमारा फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, इनको नॉर्मल स्टेज में लाने का काम करता है, ठीक है। तो यही हमारा फीडबैक सिस्टम है। तो मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है ये हमारे दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है, एक हमारा होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। तो सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उसको बोलते हैं जैसे हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ें अगर डिक्रीज कर जाती हैं तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उस चीज़ को बढ़ाकर एक नॉर्मल स्टेज में लाता है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो आइए एग्जांपल समझते हैं, आपको बेस्ट एग्जांपल दे के आपको बताएंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह मान लेते हैं यूट्रस है, इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम ऐसे बना लेते हैं यूट्रस का, सॉरी जैसा भी बना यूट्रस मान लेते बना देते। अब यहाँ पे बेबी हमारा है, बेबी यहाँ पे पैदा होने वाला है। अब क्या करता है, जब हमारा जो एक हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब जब बेबी पैदा होने वाला रहता है, अब यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, मतलब कि अगर ये सिकुड़ी है तो बेबी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे जब नहीं निकल पाएगा तो ये क्या करती है, जो मसल्स हैं ये मैसेज भेजती हैं तुरंत हमारे हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस ये घटा है, मतलब कि हमारे अंदर अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो घटा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जैसे ही क्या करेगा, हमारे जो ये मसल्स हैं मैसेज भेजती है हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस क्या करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज करती है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज करेगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जब हमारा फैल जाएगा तो आसानी से हमारा जो बेबी था वह हमारे यूट्रस से बाहर निकल आएगा। तो ये हमारे पॉजिटिव फीडबैक का कमाल, ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे ही हमारे अगर ऑक्सीटोसिन अगर हमारे बॉडी में कम हो गया, ठीक है, मैंने बोला कि अगर हमारे अंदर कोई भी चीज़ें कम होती हैं, कम होंगी, तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उनको बढ़ा के नॉर्मल स्टेज में लाता है। तो हमारा ऑक्सीटोसिन कम हुआ था तभी यहाँ पे क्या हो गया था, ये हमारा यह पतला हो गया था, ठीक है। तो बेबी नहीं निकल पा रहा था यूट्रस
बाहर, ठीक है, वेजाइना के थ्रू। लेकिन जैसे ही क्या किया कि हमारे जो मसल्स है हाइपोथैलेमस के पास मैसेज भेजी कि भैया हमें ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है, ऑक्सीटोसिन तुम भेजो, रिलीज करो यहाँ से, तभी ये हमारी जो वेजाइना की एरिया या चौड़ी होगी और बेबी क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का कमाल। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन यहाँ से लिख लीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल जो बताया मैंने लिख दिया, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से निकलता है, ठीक है, तभी हमारे बेबी का जो नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, हमारा जो दूसरा आता है, दूसरा एग्जांपल मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस से अटैच होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे TRH, जिसको हम बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, ये पॉजिटिव मैसेज भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक होती है इंटीरियर, होती है पोस्टीरियर। तो ये हमारी पोस्टीरियर से निकलेगा, TSH निकलेगा। तो TSH मैसेज भेजता है थायराइड ग्लैंड के पास। तो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, दो तरीके का हार्मोन निकालती है, एक T3 एक T4। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर T3 और T4 की कमी हो गई। मैंने बोला कि अगर कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर, इंटरनल बॉडी के अंदर डिक्रीज होती है, तो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि वह चीज़ें बढ़ा के उसको नॉर्मल स्टेज में लाता है। मैंने बोला यहाँ पे कि अगर हमारे अंदर T3 T4 हार्मोन्स कम होते हैं तो क्या करता है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे ढेर सारे T3 T4 हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे और एक नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। तो यही हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। अब बात करते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम उसको बोलते हैं जब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ें अगर बढ़ गई हैं, तो बढ़ गई हैं तो क्या करता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम, क्या करता है कि उस कंडीशन में उस चीज़ को डिक्रीज करके एक नॉर्मल स्टेज पे लाता है। तो उसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब मान लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो गया, T3 और T4 हार्मोन्स ज़्यादा निकल गए। अगर T3 T4 हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे तो हमें हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाएगा, मतलब कि हमें थायराइड हो जाएगी। तो हमारा जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा ये क्या करेगा, इनको निगेटिव मैसेज भेजेगा, भैया हमारे बॉडी में पहले से ही T3 T4 हार्मोन्स हैं, तो तुम थायराइड भैया तुम यहाँ हार्मोन्स मत रिलीज करो, पिट्यूटरी भैया तुम यहाँ रिलीज मत करो। ठीक है, हमें पहले ज़रूरत नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही है। तो एक निगेटिव फीडबैक भेजता है। ठीक है, तो मैंने पहले ये भी एग्जाम्पल बताया कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, मतलब मैंने बोला कि अगर हमारे इंटरनल बॉडी का कोई भी चीज़ बढ़ता है तो हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उस चीज़ को डिक्रीज करके नॉर्मल स्टेज पे लाता है। तो हमारा अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा, स्किन हीट हुई, तो सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास गया। तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, TRC जो होता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर के पास मैसेज देता है। और ये हमारा जो सेंटर है ये क्या करता है कि स्वेट ग्लैंड से बोलता है भैया तू स्वेटिंग करने स्टार्ट कर दे। जब पसीना होने लगता है तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है। तो इस तरीके से आप निगेटिव फीडबैक सिस्टम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो मैंने बताया वो महा इंपॉर्टेंट, तो प्रीवियस वाला भी आप क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए डिटेल नोट्स ऑन सेल जंक्शन। तो यह भी एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तभी मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो आइए सेल जंक्शन के बारे में जानते हैं। तो सेल जंक्शन जानने से पहले आप जान लेते हैं सेल क्या होती है। सेल मान लेते हैं सबसे हमारे बॉडी की जो होती है स्ट्रक्चरल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, उसको सेल बोलते हैं। तो सेल जो होती है कई सारी सेल को मिलाएंगे तो हमारा टिश्यू बनता है। तो इस तरीके का टिश्यू होता है। तो अब आपको ध्यान देना कि जो हमारे टिश्यू हैं, टिश्यू जो होते हैं एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू क्या है, टिश्यू जो है एक दूसरे सेल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यूज करिएगा। तो सेल जो है इस तरीके से हमारे टिश्यू हैं, टिश्यू में जो सेल होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेल जंक्शन बोलते हैं। तो इनके बीच क्या होता है, एक जंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो सेल जंक्शन इज द कनेक्शन बिटवीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू सेल इज कॉल्ड सेल जंक्शन। तो मैंने बोला कि यहाँ पे दो सेल है, दोनों सेल जो होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, उसी को हम बोलते हैं जंक्शन बोलते हैं। तो दो सेल के बीच हो रहा है तो इनको बोल देंगे सेल जंक्शन बोल देंगे। जो हमारा सेल जंक्शन बनता है ये हमारे मल्टीपल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की वजह से ही बनते हैं। मतलब कि जो दो पास की जो सेल रहेंगी उसमें क्या होता है, प्रोटीन
प्रोटीन की वजह से दोनों सेल क्या होती हैं, आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, कनेक्शन बना लेती हैं, तो उसी को बोलते हैं हम सेल जंक्शन बोलते हैं। तो सेल जंक्शन का काम क्या है, इसको देख लेते हैं। सेल जंक्शन का काम यही है कि दो सेल को आपस में अटैचमेंट बनाए रखता है, ठीक है। दूसरा काम है कि अगर एक सेल को कोई दूसरे एक सेल को, ठीक है, अगर मान लेते हैं एक सेल हमारे पास, एक सेल है, दूसरी सेल ए है, इस सेल को अगर कोई भी आयंस या कोई भी मॉलिक्यूल्स चाहिए तो अगर सेल जंक्शन बना रहेगा, इन दोनों के बीच साझेदारी बनी रहेगी, तो क्या होगा, तो ए अपना आयन इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या ए अपना आयन इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो वही चीज़ें लिखी गई हैं और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। एक सेल दूसरे सेल को भी मैसेज पहुंचा सकती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकती है। आगे सॉल्व करेंगे सेल कम्युनिकेशन क्या होता है, लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं, अगला काम है कि टू प्रिवेंट टू द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। ये क्या करता है कि जो अनवांटेड सब्सटेंस है, मान लीजिए कि हमारे जो सेल हैं, इस सेल है, अब क्या करता है कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल है, ये क्या करते हैं, जब एक दूसरे के साथ जंक्शन बना लेते हैं तो ये अनवांटेड चीज़ क्या करती है, इस सेल को पार करके अंदर नहीं जा सकती, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल जंक्शन के बारे में। तो हमारे जो जंक्शन होते हैं, सेल जंक्शन होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। हमारे टाइट जंक्शन, अडहेरेंस जंक्शन, ठीक है। अगला आता है डेस्मोसोम जंक्शन, हेमी डेस्मोसोम जंक्शन और हमारा तक गैप जंक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है एग्जाम में। सबसे पहले बात करते हैं टाइट जंक्शन के बारे में। तो टाइट जंक्शन पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेल है, एक सेल हमारे पास ए है, दूसरी सेल हमारे पास ए है। ये दोनों के बीच क्या होता है, एक ऐसे प्रोटीन का टाइट जंक्शन बन जाता है। जब दोनों के बीच एक प्रोटीन का टाइट जंक्शन बन जाता है तो कोई भी जो हार्मफुल सब्सटेंस है इसको पार करके इस तरफ नहीं जा सकता, उसी को बोलते हैं हम टाइट जंक्शन बोलते हैं। तो मैंने लिखा टाइट जंक्शन एक्ट एज ए बैरियर। तो हमारा टाइट जंक्शन क्या करता है, एक बैरियर मतलब रुकावट करने का काम करता है। जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उसको इधर से पार करने नहीं देता है, ठीक है। डेट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ अनवांटेड आयन सब्सटेंस अक्रॉस सेल। तो ये क्या करता है, कोई भी अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड चाहे आयन्स हो, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हो, ये क्या करता है, इसको पार करके नहीं जा सकता, उसी को बोलते हैं टाइट जंक्शन बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं। तो हमारे जो टाइट जंक्शन होते हैं, जहाँ भी एपिथेलियल सेल पाई जाती है, जैसे हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, वहाँ पे हमारे टाइट जंक्शन पाए जाते हैं। टाइट जंक्शन क्या करते हैं कि जो भी लीकेज है, ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर लीकेज है उसको क्या करते हैं, ब्लड में लीकेज होने से प्रिवेंट करते हैं। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक का जो आउटर लेयर होती है, आपको पता है कि वह हमारा बना होता है इपीथेलियल सेल से बनी होती है। अब इपीथेलियल्स में जो सेल्स होती है यहाँ पे पाया जाता है इस तरीके से टाइट जंक्शन पाया जाता है। अगर हमारा एचसीएल, पहले नॉर्मली बात करते हैं, अगर हमारा एचसीएल, हमारे यही टाइट जंक्शन नहीं प्रेजेंट होते तो हमारे एचसीएल आसानी से हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं और हमें ढेर सारा इंजरी कर देते हैं, हमारे ब्लड सेल के अंदर इंजर कर देते हैं हमें, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, जैसे ही टाइट जंक्शन से यहाँ पे आ गए, जो हमारे टाइट जंक्शन अगर हमारे सेल के बीच बन गई तो यही हमारा जो एचसीएल है, हमारे जो स्टमक के अंदर है, ये हमारे ब्लड में नहीं आ पाएगा। जब हमारे ब्लड में नहीं आ पाएगा मतलब कि जो लीकेज है एचसीएल का, उसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। तो एग्जांपल मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो अब बात करते हैं टाइट जंक्शन कैसे बना होता है। तो इस तरीके की हमारी होती है, एक सेल मान लेते हैं, एक सेल हमारी ए हो गई, ठीक है, एक सेल हो गई, दूसरी सेल हमारी ए हो गई। तो इन एक सेल और दो सेल, इनकी ये दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। वह जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो क्या होती हैं, टाइट जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने लिख दी है, इसको डायग्राम को आप यहाँ से बना सकते हैं। अब बात करते हैं अडहेरेंस जंक्शन के बारे में। तो अडहेरेंस जो जंक्शन होता है इसको हम बेल्ट डेस्मोसोम्स बोलते हैं। बेल्ट डेस्मोसोम्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेल है, ठीक है, एक सेल हमारे पास ए है, दूसरी सेल हमारी ए है, ए सेल ए, सेल बी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एक हमारा प्लैग होता है, प्रोटीन का प्लैग होता है, इस सेल के पास एक प्रोटीन का प्लैग होता है, ठीक है। और इससे हमारे ऐसे निकले होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, जो एक दूसरे से पकड़े रहती हैं, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा यहाँ से ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स निकले होती हैं,
इस तरीके से ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स निकली होती हैं। ये क्या करती है, एक दूसरे को बांधे रखती है। मान लेते हैं एक सेल हमारे पास ए है, एक सेल हमारे पास ए है, ये क्या करती हैं, एक दूसरे से ऐसे क्या करती है, बांधे रहती हैं। ठीक है, बांधी रहती है, तो इनके बीच एक जंक्शन बन रहा है, एक जंक्शन बन रहा है जिसको हम बोलते हैं अडहेरेंस जंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें लिखी गई हैं जो हमारा अडहेरेंस जंक्शन, इसको बेल्ट डेस्मोसोम्स बोलते हैं। और इस अडहेरेंस जंक्शन में हमारा क्या होते हैं, प्लैग पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लैग जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं, हमारे बेल्ट से कनेक्टेड होते हैं। और हमारे जो ये प्लैग होते हैं हमारे डेंस प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, और हमारे जो अडहेरेंस जंक्शंस होते हैं इसमें हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको याद रखना कि हमारे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये हमारे क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू एक दूसरे से क्या होती, कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो हमारे अडहेरेंस जंक्शन जो होते हैं ये हमारे स्किन में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं और हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं यहाँ से हैं। अब बात करते हैं डेस्मोसोम के बारे में। तो डेस्मोसोम्स हमारे सेम एज होते हैं अडहेरेंस जंक्शन के तरह, बस इसमें सिर्फ बेल्ट नहीं पाए जाते। उसमें बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, मैंने अभी बताया था कि इसमें ऐसे बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखते थे। ठीक है, लेकिन इसमें वही है कि इसमें बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, तभी से ये हमारा डेस्मोसोम्स कहलाता है। ठीक है, हमारे जो डेस्मोसोम्स होते हैं ये हमारे हार्ट के सेल में प्रेजेंट होते हैं, स्किन के सेल में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन के सेल में प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं कि हमारी एक सेल ए है, एक सेल बी है। ठीक है, इसमें हमारे क्या होते हैं, एक हमारे ये प्लैग होते हैं, प्लैग इस तरीके से होते हैं और इससे हमारे निकले होते हैं माइक्रोफिलामेंट निकले होते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे मैंने बोला कि इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्शन बनाएंगे। तो इनके बीच जो जंक्शन बन रहा है उसको बोलते हैं हम डेस्मोसोम्स जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डेस्मोसोम अडहेरेंस जंक्शन में यही डिफरेंस है, उसमें बेल्ट पाया जाता था, इसमें बेल्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हेमी डेस्मोसोम। हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, डेस्मोसोम का मतलब होता है डेस्मोसोम। जो आधा डेस्मोसोम्स हों उसको हम बोलते हैं हेमी डेस्मोसोम्स बोलते हैं। जो हमारे हेमी डेस्मोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो कनेक्शन बनाते हैं हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके साथ बनाते हैं। मान लेते हैं एक सेल हमारी ए है और हमारी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लैग निकला है इसमें देख लीजिए डेस्मोसोम्स में दोनों साइड में प्लैग रहता था, लेकिन हमारे जो हेमी डेस्मोसोम्स है ये हमारे हाफ डेस्मोसोम्स है। मतलब कि इसमें एक सेल के पास ही हमारे प्लैग रहेंगे, मतलब जो प्रोटीन के प्लैग है एक ही सेल के पास रहेंगे। और यहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके क्या करना बनाती है, एक मतलब जंक्शन बनाती है जिसको हम बोलते हैं हेमी डेस्मोसोम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी जो एपिथेलियल सेल है, तो इस तरीके से मान लेते हैं हमारी एपिथेलियल सेल बनी है। इस एपिथेलियल के पास एक ही प्लैग रहेगा, इस तरीके से मैंने प्लैग बना दिया। ठीक है, प्लैग बना दिया। और हमारी दूसरी यहाँ पे पाई जाएगी एक हमारी मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो जंक्शन बन रहा है इसको हम बोलते हैं हेमी डेस्मोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं जो हमारा लास्ट है गैप जंक्शन के बारे में। ठीक है, तो गैप जंक्शन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, जो गैप जंक्शंस होते हैं यह मेनली सेल को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सेल्स हैं, एक सेल ए है एक सेल बी है। मान लेते हैं कि एक सेल के पास एक सेल यहाँ पे है ए, एक सेल बी है। अब इस सेल के बीच ऐसे क्या होता है, जंक्शंस होता है। इनके बीच जो जंक्शंस होता है इनके बीच गैप है। अगर मान लेते हैं इनके पास सोडियम है, इनके पास क्लोराइड आयन है। अब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो इस जंक्शन के थ्रू क्या होगा कि ये अपना जो है इससे कम्युनिकेट कर लेगा, मतलब इसको इसके पास पहुँचा देगा। तो हमारा जो गैप जंक्शंस होता है यह कम्युनिकेट करता है दूसरे सेल से कनेक्ट होकर, उससे क्या करते हैं उस मतलब गैप जंक्शन के थ्रू ही करते हैं। तो गैप जंक्शन जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो आयंस होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो मैंने एग्जांपल भी बता दिया। मान लीजिए एक सेल ए है एक सेल बी है, तो यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट है। तो गैप जंक्शन जो हमारे हैं ये हमारे प्रोटीन्स के एक चैनल्स होते हैं। इसी चैनल के थ्रू क्या होते हैं कि जो हमारे आयंस हैं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या करते हैं आते जाते रहते हैं एक दूसरे सेल के पास। तो इस वीडियो में इतना था। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है क्वेश्चन नंबर। तो इन सारे क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।